आपको हम भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। 52 से लेकर के 73 तक दोनों पदों के बारे में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब चलिए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के से संबंध क्या है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद यानी मंत्री का समूह, ठीक ना। तो आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगा। आर्टिकल यह क्या स्पष्ट करता है कि देश की असली शासन जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद चलाती है। देश को कौन चलाता है? मंत्रिपरिषद। मान लो कि एमपी लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरा मंत्री बने, ठीक ना, तो प्रधानमंत्री बने, उसके नीचे और मंत्री बने, तो कौन चलाता है देश को? प्रधानमंत्री चलाते हैं, उसके नीचे वाले मंत्री चलाते हैं, अलग अलग विभागों को अपना देखते हैं, केवल सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। असली काम प्रधानमंत्री ही करते हैं और उनके नीचे वाले जो मंत्री जितने हैं वही करते हैं। राष्ट्रपति को केवल सहायता और सलाह देने के लिए बस होते हैं। एक तरह से राजा समझिए, राष्ट्रपति को राजा समझिए। जैसे पहले राजा रहते थे ना, उसी तरह कल्पना कीजिए कि अपन उनके नीचे जो मंत्री होते थे वही ना काम करते थे, राजा थोड़े काम करते थे। पहले राजा बैठे रहते थे और उनके जो मंत्रीगण थे हाँ महाराज किए रहते थे, और जो राजा ऑर्डर देते थे उसी के अनुसार काम करते थे। सेम उसी तरह जो राष्ट्रपति है ना, वो असल में काम नहीं करते हैं, असल में काम प्रधानमंत्री ही करते हैं और उनके मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को केवल सलाह देने के लिए बस राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देंगे, सहायता देने के लिए। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर होता है। बहुत कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, यही असली कार्य अपना देखता है देश का। जैसे गृह मंत्रालय गृह मंत्री को देखते हैं, रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री देखते हैं, वित्त मंत्रालय जितना है वित्त मंत्रालय का कार्यभार वित्त मंत्री देखते हैं। उसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। उसके नीचे और छोटे छोटे मिनिस्टर होते हैं। जैसे राज्य के अंडर में उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए अब एक कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ कहाँ देखेगा, इसीलिए हर राज्य मिनिस्टर बना दिया गया है ताकि उनके नीचे उनका सपोर्ट करने के लिए राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर को मदद करने के लिए। उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर बना देता है, मतलब मिनिस्टर ना रहे तो डिप्यूटी मिनिस्टर उनका कार्य करेगा। जैसे मान लो रक्षा मंत्री ना रहे तो उनके नीचे वाले जो है वो काम करेंगे, ठीक ना, सहायता के लिए। प्रशासनिक कार्यों में वरिष्ठ जो होते हैं मिनिस्टर, उनकी हेल्प करने के लिए डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। डिप्यूटी मतलब सहायक, उसके नीचे वाला, ठीक ना। ये दिया है आर्टिकल 74 में। तो कैबिनेट मिनिस्टर की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। कैबिनेट मिनिस्टर जितने होते हैं ना, वो लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये हुआ आपका जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो जैसे एक परिवार में एक फैमिली को मंत्रिपरिषद मान लो, फैमिली कोई परिवार में, और घर के जो बड़ा जो आदमी होता है, पिता होते हैं चाहे बाबा होते हैं, वो कैबिनेट कहलाएंगे। इसका मतलब कि जो हेड जो बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और जो जूनियर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। ये आर्टिकल 74 हो गया। अब आर्टिकल 75 आइए। ये भी मंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में बताता है कि मंत्रियों के बारे में अनुबंध। मंत्री जितने बनते हैं, जब कोई पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत कर आती है तो प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके नीचे बहुत से मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसे पार्टी जीत कर आ गई तो बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री से बड़ा कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक।
राष्ट्रपति आम तौर पर लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को आमंत्रित करते हैं। जो जिस जिस नेता के बहुमत रहता है, जो पार्टी जीत जाती है और बहुमत में जीतती है, ये नहीं कि जितना सीटें हैं उसका आधा से अधिक ला देती है इकट्ठा करके, चाहे किसी से सपोर्ट करके चाहे अकेले, बहुमत में आना चाहिए। किसी को मिली जुली मिला करके चाहे अकेले, किसी तरह बहुमत में आ गए तो राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए और नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री को। और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे मंत्री बनाएंगे, उसको उनके सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री को भी नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं संविधान के निष्ठा का। तो भारत की संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भारत के संविधान का 91वां संविधान संशोधन करके 2003 में क्या जोड़ा गया? जोड़ा यही गया कि प्रधानमंत्री सहित जितने कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी मंत्रियों की कुल संख्या है, लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी लोकसभा के जितने सदस्य हैं उससे 15% से अधिक मिनिस्टर नहीं होंगे। ये नहीं कि सबको मिनिस्टरें बना दो, ऐसी बात नहीं है। इसमें जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा मिनिस्टर ना हो, 15% से अधिक नहीं मिनिस्टर बनेंगे। ये संविधान में संशोधन किया गया 2003 में, 91वां संशोधन। ठीक है। पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा जो होता है ना, पूरा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में आधा से अधिक सदस्य सरकार के खिलाफ है, आधा से अधिक जब सदस्य को मिलाते हैं लोकसभा के सदस्यों को, एमपी को, तभी तो सरकार बनती है। और जिस दिन आधा से अधिक सरकार को नहीं मिला है, आधा से अधिक नहीं हुआ, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। उसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित होना। अविश्वास प्रस्ताव पारित कब होता है? जब आधा से अधिक बहुमत नहीं जुटा पाते हैं। कोई भी सरकार हो, जैसे सरकार बना ली और मान लो कोई चाहे कि कहे कि हम आपके पार्टी में नहीं रहेंगे, वो अलग हो गया, और तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। आधा से अधिक जब सदस्यों को नहीं जुटा पाएंगे तो, और उनकी सरकार गिर जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक ना, राष्ट्रपति को, कि हम अब सरकार नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम इतने जो लोकसभा के सदस्य हैं उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाए, आधा से अधिक जुटा नहीं पाए, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और साथ में जब मुखिया प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो प्रधानमंत्री के साथ जितने उनके मंत्रिपरिषद है वो भी राष्ट्रपति के सामने इस्तीफा सौंप देंगे। तो ऐसी घटना कभी हुई थी? हाँ, हुई थी 1999 में। 1999 में अटल बिहारी की सरकार बनी थी एक बार, मिला जुला करके आधा से अधिक समर्थन लिए थे और अपनी सरकार बनाए थे, ठीक ना, प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, ठीक ना, वो बहुमत फिर उनकी नहीं जुटा पाए। जब बहुमत नहीं जुटा पाए ना, तो फिर अटल जी को पूरा मंत्रिपरिषद सहित इस्तीफा देना पड़ा था राष्ट्रपति के सामने, उनकी सरकार गिर गई थी। तो कभी भी, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, मान लो प्रेजेंट टाइम में, नरेंद्र मोदी भी आधा से अधिक सीटें यदि नहीं जुटा पाएंगे तो इनकी भी सरकार गिर जाएगी। लेकिन अभी मजबूत स्थिति में है, अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इनकी सरकार गिरेगी, क्योंकि आधा से अधिक सीटें इनको प्राप्त है। ठीक है। तो ऐसी, तो ये बात है। तो बहुमत यदि नहीं जुटा पाएगी सरकार कोई भी, तो उनको राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को और उन पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। और यदि फिर दोबारा जब जो कोई आधा से अधिक अपना बहुमत लाएगा उसी की सरकार बनेगी, और यदि बहुमत नहीं लाया तो फिर दोबारा चुनाव होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ये उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। जब अटल जी की जब सरकार गिरी थी ना 1999 में, पूर्ण बहुमत नहीं लाए थे, तो उस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे। हम लोग छोटे थे, हम लोग को याद है। विपक्षी दल जो थी उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। तो सरकार बनाने का मौका दिया,
सोनिया गांधी को सरकार बनाने का मौका मिला कि भाई अब अटल जी की सरकार गिर गई तो आप बहुमत लाइए और आप अपना सरकार बनाइए। तो सोनिया गांधी ने दावा किया, उनके पास 272 सांसदों का समर्थन था, 272 सांसद उनके समर्थन में थे, ठीक ना। लेकिन मुलायम सिंह यादव और कुछ सांसद ने समर्थन देने से मना कर दिया। आधा से अधिक जब रहेगा तभी तो, यदि आधा से अधिक नहीं रहेगा तो फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मुलायम सिंह यादव और कुछ सांसदों ने उन्हें समर्थन देने से मना किया, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई। फिर सरकार उनकी क्या हो गई, गिर गई। अभी मान लो कि 200 तो आधा से अधिक जो लाता है उसी की सरकार बनती है। अभी बीजेपी 240 सीट लाई थी, बहुमत से 3 कम है। बहुमत के लिए कितना लाना चाहिए, 272, तभी वो पार्टी जीतेगी। 272 सीटें जो लाएगा उसी की, तो 240 सीट बीजेपी अकेले लाई थी, और सहयोगी जो दल थे ना 53 सीट लाए थे। तो इनके सहयोगी जो दल थे 53 सीट लाए थे, तो 240 और 53 जोड़ दीजिएगा तो 293 सीटें टोटल हो जाती है बीजेपी की। इसीलिए बीजेपी सरकार बना ली। 272 से ज़्यादा है ना 293, इसीलिए बीजेपी सरकार बना ली। अब इसमें ये है ना कि नीतीश की पार्टी है जेडीयू, वो 12 सीट लाई है, और चंद्रबाबू नायडू एक है टीडीपी आंध्र प्रदेश के, उनकी 16 सीट है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 16 और 12 28। यदि ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो फिर मोदी की सरकार गिर सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार अभी भी गिर सकती है, केवल 2 आदमी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हट जाए तो। लेकिन अभी स्थिति हटने वाली नहीं है, क्योंकि इनके दोनों मिलाकर के 28 सीटें हो जाती हैं। 28 एमपी इनके पास है। यदि अपना 28 एमपी नरेंद्र मोदी से वापस ले लेते हैं तो इनकी सरकार गिर जाएगी, अब भी गिर जाएगी। ये 2 पार्टी जो है ना, इनके वजह से ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, क्योंकि 293 अभी टोटल सीट है और 28 सीट निकाल दो, 293 में से 28 नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की, ठीक ना, तो 265 होता है। 272 लाना पड़ेगा ना, तो 272 से 265 कम है, यानी इसकी प्रधानमंत्री से इनको नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले ले। लेकिन ऐसा कभी करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार अभी राज्यसभा में चले गए। आपको न्यूज़ में पढ़े होंगे कि नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री थे अपने पद से इस्तीफा दे दिए राज्यपाल को, और अपने पद से इस्तीफा दे करके राज्यसभा का सदस्य बना दिए गए। राज्यसभा का सदस्य दिल्ली में, ठीक ना, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं नीतीश कुमार। तो ये बात है। तो प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अब देखिए, जैसे मान लो कि 293 सीट अभी नरेंद्र मोदी को है, और नीतीश वाला और चंद्रबाबू नायडू वाला यदि सीट, नीतीश का आपका कितना 12 सीट है और चंद्रबाबू नायडू का 16 सीट है, 28 सीटें यदि वापस आ जाए तो 265 सीट हो जाएगी, यानी 272 से कम हो जाएगी। 272 लाना पड़ता है सरकार बनाने के लिए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और जितने मंत्री भी है वो भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। किसी कारण बस नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हट जाए तो इसी को क्या बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। जब अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा तो फिर इनको अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव कौन मंजूर करता है, स्पीकर मंजूर करता है, और प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, और उसके बाद फिर इस्तीफा अपना उनको राष्ट्रपति को सौंपना पड़ेगा इनको। फिर उसके बाद विपक्ष को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। यदि विपक्ष सरकार बनाने के लिए आधा से अधिक समर्थन, यानी मान लो 272 सीटें ला देती है, तो विपक्ष सरकार बना लेगी, कोई भी बना लेगा। केवल 272 सीटें लाना पड़ता है लोकसभा में,
272 सीटें जो ला दिया उसकी सरकार बन जाएगी। यानी टोटल कितने हैं? 294। 272 का दुगना करोगे तो आर्टिकल देखो, आर्टिकल यही बात है कि आधा 51% मतलब क्या हुआ? यदि 51% यदि उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी 50% से एक अधिक, वही ना हुआ, तो फिर सरकार गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव यदि जो इस लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे। यदि कम समर्थन, आधा से अधिक यदि समर्थन नहीं होता है तो लोकसभा क्या होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं ना, अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हो जाता है तो उसको स्वीकार कर लेंगे और उनको प्रधानमंत्री को अपना और उनके मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यदि कोई पार्टी कहे कि नहीं, इनकी सरकार नहीं बन सकती है, इनकी सरकार आधा से अधिक नहीं हो रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और लोकसभा के सामने पेश किया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि देखिए इनकी सरकार गिर सकती है, और वोटिंग होगा। यदि सचमुच में इनकी सरकार यदि आधा से अधिक यदि नहीं जुटा पाए, यानी 272 नहीं जुटा पाए, तो फिर सरकार नरेंद्र मोदी की गिर जाएगी। यानी किसी की भी लोकसभा में जो प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार, मंत्रिपरिषद है, वो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन उस स्थिति में, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जिसकी सरकार गिरी थी। आर्टिकल 76 क्या है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो 76 है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, महान्याय, न्याय मतलब किसी को न्याय करना, तो न्याय कौन करता है? एडवोकेट करता है। तो भारत के महान्यायवादी जो होता है ना, सरकार का एक वकील होता है। मान लो सरकार पर कोई गलत आरोप लगा दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार का एक स्पेशल एक वकील अपने पास रखती है। तो सरकार के लिए ही बना ही है भारत का महान्यायवादी। तो वही सरकार के पक्ष में वो अपना केस लड़ता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, भारत के महान्यायवादी। अब ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये सरकार के सपोर्ट के लिए ही एडवोकेट रखे गए हैं, वकील रखे गए हैं, कि ताकि सरकार के पक्ष में अपना बात रखे कि सरकार की गलती नहीं है, ठीक ना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता होती है ना, वही योग्यता महान्यायवादी के लिए होती है। महान्यायवादी की जो क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, यानी उच्चतम न्यायालय के जज के बराबर होती है। भारत की नागरिकता होना चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, वही महान्यायवादी बनेगा। 10 साल तक वकील रहा हो, 10 साल तक वकील रहा हो, वही भारत का महान्यायवादी बनेगा। अब तो समझ में आ गया कि भारत के महान्यायवादी क्या करते हैं। ये भारत सरकार के एक तरह से वकील का काम करते हैं, एडवोकेट का काम करते हैं, भारत सरकार के पक्ष में अपना बात रखते हैं। किसी विवाद के संबंध में यदि सरकार को कोई आरोप लगा रहा है, कोई विवाद है, तो उसका पक्ष रखते हैं भारत के महान्यायवादी। कार्यकाल कितना होता है? संविधान में कोई निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी का कोई फिक्स लिमिट नहीं होता है। मान लो सरकार के खिलाफ यदि कोई ऐसा क्लेम होगा, ऐसा आरोप होगा, तभी ना इनकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कैसे पड़ेगी। इसीलिए इसमें कोई निश्चित इनकी सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के सलाह पर ये हमेशा बने रहते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि राष्ट्रपति यानी सरकार की सलाह पर इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। महान्यायवादी का कोई निश्चित पद की सीमा नहीं है कि इतने साल तक रहेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इनको हटा सकता है, कभी भी इनको बुला सकता है ज़रूरत पड़ने पर। महान्यायवादी संसद में बोल सकता है। देखिए, महान्यायवादी कोई कार्यकाल नहीं है। जब सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार पक्ष में अपना वकील का काम करते हैं।
तो संसद में तो बोल सकते हैं, महान्यायवादी का अधिकार है संसद में बोलने का, ठीक ना। पर ये वोट का अधिकार नहीं है। किसी भी पक्ष में चाहे कानून बन रहा हो, चाहे कोई भी और कार्यवाही हो रही हो, उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं महान्यायवादी। वह सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ केस भी नहीं लड़ सकते हैं। महान्यायवादी को सरकार के पक्ष में बात रखने के लिए रखा गया है, और यदि कोई महान्यायवादी को सरकार के खिलाफ में कभी नहीं बोल सकते हैं। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। याद रखना, पूछ सकता है कि अभी महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी। महान्यायवादी को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता। ये सरकारी नौकर नहीं है, क्योंकि इनको जब काम पड़ता है तब सरकारी वकील के रूप में इनको रखा जाता है अपना, ठीक ना। ये प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता। सरकार के खिलाफ कारण कि वे निजी केस भी लड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि महान्यायवादी जो सरकार का केस लड़ रहा है वो दूसरा का नहीं लड़ेगा। ये किसी दूसरे आदमी को भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा केस हो जो सरकार के खिलाफ ना हो। कोई दूसरा ऐसा केस हो तो किसी निजी आदमी का लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ जो केस है उसको नहीं लड़ सकते, क्योंकि सरकार के लिए ही महान्यायवादी रखे गए हैं। समझ गए बात? संविधान में इनकी सैलरी फिक्स नहीं है। महान्यायवादी की कोई सैलरी फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह समय समय पर फिक्स करे। राष्ट्रपति चाहे तो इनकी सैलरी समय समय पर दे सकती है। और इनके नीचे सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के सहायक के रूप में काम करते हैं। सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं ना, महान्यायवादी को मदद के लिए होते हैं। तो अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। अभी महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। और महान्यायवादी के जो हेल्प करने के लिए है, असिस्टेंट मानिए, तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। वो कौन अभी है? तो तुषार मेहता है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है, ठीक ना, जो आर वेंकट रमणी के सहायक है। अब आर्टिकल 77 में आइए। आर्टिकल 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा? जैसे राष्ट्रपति के नाम पर काम, कोई भी जब काम होता है ना भारत सरकार के, देखिए तो आर्टिकल 77 है, तो उनका भारत सरकार के काम का संचालन कैसे होता है, किस तरह से होता है? तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। भारत सरकार के जितने कार्य हैं, सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही पूरी की जाती है, ठीक ना। जितने कार्रवाई है भारत सरकार के, सभी राष्ट्रपति के नाम से ही पूरा किया जाएगा। करेगी तो मंत्रिपरिषद, सब काम तो प्रधानमंत्री करेंगे, उनके मंत्रीगण करेंगे, लेकिन किसके नाम से करेंगे? सभी कार्यकारी जितनी कार्रवाइयाँ हैं औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से, यानी राष्ट्रपति के नाम से औपचारिक रूप से किया जाएगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन अपना नाम प्रधानमंत्री अपने नाम से नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के नाम से करेंगे। बात यह है, लेकिन असल में जो फील्ड में जो वर्क करता है प्रधानमंत्री ही अपना देख रेख करते हैं, और केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उन्हीं के नाम से सब काम होगा। सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। जो सरकार के जो संवैधानिक मुखिया होते हैं ना, वो राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं के आदेश से सरकार के सभी कार्य होते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से ही सरकार, जितने प्रधानमंत्री है और उनके मंत्रीगण हैं, राष्ट्रपति के आदेश से ही अपना कार्य करते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच काम का आवंटित करते हैं। राष्ट्रपति आदेश देंगे, प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन मंत्रीगण को आदेश देंगे। जो मान लो नरेंद्र मोदी अभी है, तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि उसको ऐसे बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसके अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हेड होता है पूरे मंत्री परिषद का। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति आदेश देंगे सभी मंत्रीगण का, सभी मंत्री परिषद का। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि सभी जानकारियाँ राष्ट्रपति को
दे, यानी मंत्रिपरिषद के बारे में। जितने मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी है कार्य का, वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। भाई राजा है राष्ट्रपति ना, तो राजा को बताना ज़रूरी है। यानी प्रधानमंत्री जो है जितने मंत्रीगण का कार्य के बारे में है, कार्यवाही के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में प्रधानमंत्री बताएंगे। किसको? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। यदि राष्ट्रपति प्रशासन अथवा किसी कानून के बारे में जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को वो जानकारी देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति कभी भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं किसी विषय में, तो प्रधानमंत्री मना नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी देनी पड़ेगी राष्ट्रपति के सामने। कोई भी निर्णय को राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस मामले को पूरी मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखेंगे। यदि राष्ट्रपति कोई आदेश दिए किसी निर्णय के लिए, तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रीगण के सामने विचार के लिए रखेंगे। ठीक ना? तो ये था आर्टिकल 78। अब आर्टिकल 79, 80 और 81 सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद 79 है, राज्यसभा 80 है और लोकसभा 81 है। इसके बारे में बाद में बताएंगे। थैंक्स।